इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका नाम है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उसका नाम क्या है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ऑल क्लियर है? चलिए, सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड हम लोगों का क्या था, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था जहां हम लोग डिस्कशन प्रॉपर कर रहे थे। एक बार मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिकॉल करा देता हूं, जिससे आप पिछले लेक्चर से इस लेक्चर को कोरिलेट प्रॉपरली कर सकें। आइए वापस से टॉपिक देखते हैं। हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कर रहे थे, ठीक है। इसे हम लोगों ने एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहा, मैंने आपसे यूज किया, कहा मैंने आपसे कि जो आपके एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक्टिव बायोमास है, जो जिंदा है, लिविंग कंडीशन में है, वो सारे बायोमास, अगर उस बायोमास का लगभग 20% बायोमास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज कर लेते हैं। कहाँ के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं? कहाँ के लिए? एरेशन टैंक में डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर इस प्रोसेस को हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते थे। ये मैंने आपको डायग्राम वगैरह पीछे दिखा रखा था। ये मैंने एक डायग्राम खुद बनाया था, प्रॉपरली बनाया था, जहां आपको मैंने ये प्रॉपर दिखाया था कि चीजें किस तरीके से घटित हो रही हैं। तो आपने पीछे क्लास में ये एंजॉय जरूर किया होगा, ये जरूर पढ़ा होगा, सारी बातें पढ़ी होंगी, कैसे डायग्राम वगैरह बने, ये सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। वापस से आते हैं। मैंने आपको दिखाया कि डिफ्यूजर कौन कौन से हो सकते हैं। ये एयर डिफ्यूजर वगैरह, ये क्या है चीजें, मैकेनिकल मिक्सर वगैरह, इनका सब क्या यूज था। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब मैंने बताया था। और फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मैंने आपसे कहा था अब हम लोग डिजाइन पैरामीटर की बात करेंगे। बीच में जरूरत पड़ेगी तो वापस से इस डायग्राम पे हम लोग फिर से जाएंगे। हमारा सबसे पहले नाम आता है, कुछ डिजाइन पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं। डिजाइन पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो डिजाइन पैरामीटर यूज होता है, उससे हम लोग कहते हैं, फर्स्ट वन इज, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, या इसी को एक दूसरा नाम भी कहते हैं डिटेंशन टाइम। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटेंशन टाइम। क्या है भाई ये? इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या है ये? बहुत सिंपल सी बात समझिए। देखिएगा, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके पास एरेशन टैंक है। उसके लिए मुझे प्रॉपरली जो इनकमिंग सीवेज आ रहा है, कहां से? इनकमिंग सीवेज एफ्लुएंट आ रहा है, कहां से? पीएसटी से आ रहा है। मुझे उस पीएसटी को यहां पर कितनी देर मुझे इस टैंक में रखना है, बहुत जरूरी बात है। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, वो अलग बात है कि इसके लिए जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो लगभग 4 to 8 आवर्स है। 4 to 8 आवर्स है, वो अलग बात है, भी मैं इसके बारे में बात करूंगा भी। वो 4 to 8 आवर्स है। लेकिन यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं आपसे, किस एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक या मिक्सर, जहां पर आप मिक्सिंग करेंगे, हवा को प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन को सप्लाई करके, वहां पर कितना टाइम ये होना चाहिए, ये प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर प्रॉपर एरेशन नहीं दिया तो क्या प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो पाएगा? कमेंट करके बताइए, क्या प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो पाएगा? उत्तर आएगा नहीं सर, नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जो एसएसटी में जो यहाँ पर एरेशन टैंक है, यहाँ बायोफ्लॉक प्रॉपर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर बायोफ्लॉक प्रॉपर नहीं बन पाएंगे तो क्या यहाँ पर वो सेटल हो पाएंगे? प्रॉपर सेटल नहीं हो पाएंगे। इस प्रोसेस को अगर प्रॉपर सेटलिंग नहीं हुई, या सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम हुआ, या प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, इसको एक फिनोमिना बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं, डिसएडवांटेज बोलते हैं। जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होता है, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा स्लज बल्किंग। जब स्लज के सेटल करने की कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर हो जाए, खराब हो जाए, कम हो जाए,
तो हम लोग उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? स्लज बल्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एरेशन टैंक में प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा। वो हर स्लज की अलग अलग फिजिकल कंडीशन होगी, हर स्लज की फिजिकल कंडीशन अलग अलग होगी, टाइम टू टाइम अलग अलग होगा। तो इसीलिए सबको जो टाइम पीरियड यहाँ दिया जाएगा वो अलग अलग दिया जाएगा। कभी कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, ऑप्टिमम 4 से 8 घंटे बात करते, कभी कभी 10 से 15 घंटे की भी जरूरत हो जाती है। तो यहाँ से मैंने आपसे बात किया, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, यहाँ को अगर आप डिफिनीशन की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको डिफिनीशन लिख सकते हैं। इट इज द एवरेज टाइम for which the incoming sewage stays in the aeration tank. एरेशन टैंक कह रहा है वो औसतन टाइम, वह ऑन एवरेज टाइम जिसमें सीवेज से एरेशन टैंक में क्या करता है? रुकता है। जिसमें एरेशन टैंक में वो सीवेज क्या करता है? स्टे करता है, रुकता है। आपको पता है इसका फॉर्मूला T बराबर Q अपान V नॉट, सॉरी T बराबर V अपान Q नॉट, बोल रहा हूं Q नॉट। Q नॉट क्या है? Q नॉट आप जरा पीछे जाके देखिएगा, दिस इज द Q या Q नॉट, तो आप Q कर दीजिएगा, Q नॉट हटा करके इसको क्या कर दीजिएगा? Q कर दीजिएगा। ये टाइम, ये आपका टाइम वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, और डिस्चार्ज की होती है लीटर पर सेकेंड। तो आपके पास क्या ऊपर सेकेंड यानी टाइम बच जाएगा। अब जैसे यहां से आपके पास डिस्चार्ज यूनिट का आप खेल देख लेंगे, यूनिट जो भी आपसे पूछा जाए उसकी बात कर लेंगे। अगर डिस्चार्ज आपको पर डे में दिया जाए तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप डिस्चार्ज सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम या डिटेंशन टाइम वह टाइम पीरियड है जिसमें पीएसटी से आता हुआ इनकमिंग सीवेज, कितने टाइम के लिए एरेशन टैंक में रखा जाए जिससे प्रॉपरली वहां पर क्या हो सके? प्रॉपरली वहां पर एरेशन हो सके, मिक्सिंग हो सके, जिससे उस टैंक की इफिशियंसी ऑप्टिमम मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाम हो गया, इससे हम लोग डिटेंशन टाइम या हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम के नाम से बुलाते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब दूसरा चलते हैं, सेकंड वन, इसको नोट कर लिया होगा? नोट हो जाए बताइएगा, ज्यादा समय मत लीजिएगा, समझने फोकस करिए। यहाँ एक एक टर्म को समझने फोकस करिए स्टूडेंट। यहाँ एक एक टर्म बड़ा खतरनाक खेल खेलने वाला है, जो आपके पास टर्मिनोलॉजीज आएंगी। हम लोग स्पेशली 4 टर्म की बात करने वाले हैं, और ये 4 टर्म बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं इनको अगर आप समझ नहीं पाए तो। सेकंड वन आते हैं, दूसरा हमारे पास आता है टर्म फर्स्ट हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम, दूसरा हमारे पास आता है F/m रेशियो, F/m रेशियो। सेकेंड हेडिंग है F/m रेशियो। अगर मुझे F/m को यहां से क्लियर करना हो तो F का मतलब होता है फूड, और M का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, या इसी को आप बायोमास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वो एक्टिव बायोमास। फूड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो है।
अब ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। फूड, फूड का मतलब क्या है? फूड का मतलब है, फूड का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। फूड का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। वो भोजन, ध्यान दीजिएगा, वो भोजन जिसको माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करने वाले हैं, डीकंपोज करने वाले हैं, खाने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। F/M रेशियो is the primary criteria. It is the primary criteria. It is the primary criteria to design ASP. It can be, important line, it can be decided by recirculation. द्वारा पहली बात, ये कौन सी क्राइटेरिया है? प्राइमरी क्राइटेरिया। पूरा का पूरा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का डिजाइन करने का सबसे बड़ा आधार यही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं है, HRT नहीं है, या आगे आने वाला स्लज एज नहीं है, या आगे आने वाला स्लज वॉल्यूम इंडेक्स नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आगे वाले फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर F/M रेशियो को मैंने प्राइमरी क्राइटेरिया कहा ASP का, और इट कैन बी डिसाइडेड बाय या ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्कुलेशन। क्यों ऐसा, समझिए बात को। वापस से हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। यहां देखिए ध्यान से, जरा आप ये ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। भोजन कहां आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कहां आ रहा है? सर एरेशन टैंक में आ रहा है। भोजन कहां आ रहा है? एरेशन टैंक में आ रहा है, सही बात है। भोजन खाने वाला कौन है? वो माइक्रो ऑर्गेनिक, जिसे आप लोग बायोमास कहते हो। जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये मैंने पीछे डिस्कशन आपसे किया है, जरा देखना, ये पीछे मैंने डिस्कशन किया है। ऑर्गेनिक मैटर इज द फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द बायोमास, जो भोजन करने वाला है। अगर मुझे बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाता है, घटाता है, या भोजन की खपत करने की दर बढ़ाता है, घटाता है, तो कौन करता है? क्या रिसर्कुलेशन ही करता है? आप मुझे बताओ, अगर रिसर्कुलेशन प्रॉपर ना करें, अगर हम लोग रिसर्कुलेशन प्रॉपर ना करें, तो मुझे सिंपल सी बात सोच के बताइएगा, अगर मैं रिसर्कुलेशन प्रॉपर ना करूं तो क्या ये जो एरेशन टैंक है, यहां जो पूरा प्रोसेस हो रहा है डिकम्पोजिशन का, क्या इफेक्टिव हो पाएगा? इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं हम लोग। एक बात, सर आपने 20% ही क्यों भेजा, उससे ज्यादा क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताओ जरा सोच करके, अगर यहां पर मैंने रिसर्कुलेशन ज्यादा किया तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा ज्यादा हो जाएगी? अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा अगर यहां ज्यादा हो गई स्टूडेंट, अगर यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा ज्यादा हो गई और भोजन कम हो गए कंपैरेटिवली, तो बताओ यहां क्या डेवलप हो जाएगा? यहां क्या डेवलप हो जाएगा? भोजन कम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, तो यहां क्या डेवलप हो जाएगा? पीछे बताया था मैंने, इंडोजिनस रिस्पिरेटरी सिस्टम। बोलिए, याद है आपको? इंडोजिनस रिस्पिरेटरी सिस्टम। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि F/M, अगर आप इसका फुल फॉर्म समझ रहे हैं तो आप समझिएगा,
अगर मैं आपसे बात करूं मान लीजिए F/M का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो अगर F/M का रेशियो ज्यादा होगा तो यानी फूड ज्यादा हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास कम हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, पहले हम लोग कुछ बात करते फिर इसका रेंज वगैरह सब बात कर लेंगे। अगर F ज्यादा हुआ M कम हुआ और रेशियो ज्यादा हो रहा तो F ज्यादा M कम, यानी फूड ज्यादा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम। बोलो, यानी खाना ज्यादा हो गया है और खाने वाले बहुत कम हैं, एक ये रेंज हो जाए। या मैं ऐसे बोल दूं F/M रेशियो कम हो रहा है, यानी F कम हो रहा है और M क्या हो रहा है, F कम हो रहा है और M जो है ज्यादा हो रहा है। मतलब आप देखिएगा, फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फूड कम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो रहे हैं। आप मुझे सोच के बताना, क्या ये दोनों प्रोसेस अच्छे रीसर्कुलेशन ना होने से हो रही हैं? अच्छे रीसर्कुलेशन प्रोसेस ना होने से हो रही हैं। रीसर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा भाई, तभी ये हो रहा है, तभी हो रहा है। अगर रीसर्कुलेशन प्रॉपर होता तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बायोमास पर्याप्त होते, भोजन आराम से टाइम पे खत्म हो जाता। तो अगर मैं रीसर्कुलेशन ज्यादा कर दूंगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, भोजन कम, ये प्रोसेस आ जाएगा। और अगर यहां पर मैं भोजन रीसर्कुलेशन कम करूंगा तो बायोमास कम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम और भोजन उसे कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बोलिए। नोटेड, चलो नोट कर लिया, नोट बाद भी कर सकते, वो थ्योरी नहीं है इसमें, बस चीजों को समझने वाली बात है थोड़ी सी। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला बनाते हैं इसका। अच्छा, अब इसीलिए बढ़िया रेंज में अगर आपका रीसर्कुलेशन ऑप्टिमम हो रहा है, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए वापस से आते हैं, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। F/M का फार्मूला देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड मतलब जान रहे हैं आप, ऑर्गेनिक मैटर इंटरिंग इन द एरेशन टैंक, इंटरिंग इन द एरेशन टैंक, कितना भोजन टैंक के अंदर एंट्री हुआ है। और ये ध्यान रखना, ये पर डे में है, प्रतिदिन, पर डे कितना भोजन प्रतिदिन भेजा जा रहा है। फूड डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्वांटिटी ऑफ बायोमास जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एरेशन टैंक, इन द एरेशन टैंक। क्यों, वही तो बात हुई भाई, यही तो बात हुई, और तो कोई बात ही नहीं हुई हमारे पास। तो कितना उपलब्ध है भोजन और कितना कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट है और कितना भोजन वहां पर
उपलब्ध है, ये इसी का अनुपात क्या कहलाता है आपका, इसी का अनुपात आपका F/m रेशियो कहलाता है। अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं आपसे F, यानी आपके पास F की मैं फूड की बात कर लूं, इसका फार्मूला क्या होता है फूड के लिए, देखिएगा फूड निकालते हैं। F बराबर कितना डिस्चार्ज एंट्री कर रहा है, एंट्रिंग बोल रहा है ना। आप मुझे बताओ ऑर्गेनिक मैटर को आप डिनोट किससे करते हो, ऑर्गेनिक मैटर को आप डिनोट किससे करते हो सर, ऑर्गेनिक मैटर को हम डिनोट करते हैं बीओडी टर्म से, इनटू टैंक के अंदर, अब याद करिए टैंक के अंदर कितना बीओडी है आपके पास, दिस इज वाई, दिस इज वाई। एरेशन टैंक के अंदर, एरेशन टैंक के अंदर कितना डिस्चार्ज था तो क्यों, और कितना इसका बीओडी है इनटू वाई, ध्यान दीजिएगा Q इंटू वाई, ये फूड है। जरा यूनिट देखिएगा, यूनिट देखिएगा, Q की यूनिट होगी लीटर पर डे इंटू इंटू वाई की यूनिट क्या होगी, वाई क्या था, वाई आपका बीओडी है, बीओडी को रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम में, और पीपीएम यानी मिलीग्राम पर लीटर। बोलो लीटर से लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप मुझे बताओ तो ये क्वांटिटी वेट में आ गया, कितना क्वांटिटी की जरूरत है प्रतिदिन आपको निकल आया, कितने क्वांटिटी की जरूरत है प्रतिदिन आपका निकल आया। तो यहां से आपको फूड मिला मिलीग्राम पर डे, बोलिए फूड मिला मिलीग्राम पर डे। अब आगे बात करते हैं, यम निकालते हैं, यम क्वांटिटी ऑफ बायोमास। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखता हूं टोटल मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं लिखता हूं, लिख देता हूं इसका फॉर्मूला MLSS, MLSS इंटू वॉल्यूम। यम मतलब बायोमास, बायोमास का आपके पास क्वांटिटी पूछ रहा कितनी है। आप मुझे बताइए MLSS, आप देखिए अगर मिक्स्ड लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड, याद करिए पीछे, इसलिए पीछे मैं बार बार जाके आपको दिखा रहा हूं कितना है, क्या वो XT है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द इन्फ्लुएंट ऑफ एरेशन टैंक कॉल्ड मिक्स्ड लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड, और इसकी यूनिट क्या है मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो बताओ कितना आ गया, क्या इसकी यूनिट सॉल्व करके आपको मिलीग्राम में आई है क्या, बताइएगा भाई ध्यान से। ये आपके पास पूरा इसका क्या रहा, एक्सप्लेनेशन रहा। दिस इज, देखिए मैं आपको बता रहा हूं बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बता रहा हूं ये बात, कि ये सारे फॉर्मूले समझ नहीं आते कि कैसे ड्राइव हुआ है। कोई समस्या है तो रिकॉल करके आराम से पूछिएगा, आराम से पूछिएगा कि कैसे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। कितना भोजन है मिलीग्राम पर डे में आया है, नीचे यूनिट के साथ मैं दिखा रहा हूं इसको। कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मैंने आपको दिखा दिया मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको यहां से आप इसका यूनिट देख सकते हैं, कैसे यूनिट का कन्वर्जन हुआ है, यूनिट का कन्वर्जन कैसे हुआ मिलीग्राम में। अब मैं जब F/m निकालूंगा तो मुझे जरा बताना F/m की यूनिट क्या होगी, ऊपर ऊपर हो जाएगा मेरे पास फूड यानी Q इंटू वाई। मुझे बताना F/m का यूनिट बताना, कोई कमेंट करके जल्दी से F/m की यूनिट बताना कितना होगा, और ये हो जाएगा आपके पास MLSS को हम लोग डिनोट करेंगे XT से इंटू वॉल्यूम।
उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। फार्मूला कैसे बन रहा है, ये जो बीच में इनटू का साइन है, एक बार फिर से यम बता दें, एक बार फिर से यम सुन लीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि मुझे मात्रा बताओ, क्वांटिटी। क्वांटिटी आप किस में शो करेंगे, मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में, यही तो मात्रा बताते हैं। क्यों मिलीग्राम में, ग्राम में? आप जब कोई चीज दुकान पर लेने जाते हो, आधा किलो ये दे दो, आधा किलोग्राम ये दे दो, 1 किलोग्राम ये दे दो, 250 ग्राम ये दे दो। आप कोई चीज ग्राम में मांगते हैं, किलोग्राम में मांगते हैं, वो उसका क्या क्वांटिटी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि फूड कितना क्वांटिटी में यहां अप्लाई हो रहा है, इस एरेशन टैंक में फूड कितना अप्लाई हो रहा है प्रतिदिन, मिलीग्राम में। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका वेट कितना है, मिलीग्राम में। तो फूड प्रतिदिन कितना अप्लाई हो रहा है, और यहां पर बायोमास कितनी मात्रा में। बायोमास कौन देगा, रिसर्कुलेशन देगा। बायोमास कौन देगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस लोगों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो कौन दे देता है, मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल क्लियर। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, Q क्या है, डिस्चार्ज, Y क्या है, यहां जो ऑर्गेनिक मैटर का BOD है वो है, और XT क्या है, ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये जो लिक्विड है भाई, पानी तो बस सीवेज भरा हुआ है, और सीवेज में कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोमास का कंसंट्रेशन ही XT कहलाता है। तो एरेशन टैंक में जो बायोमास का कंसंट्रेशन होगा वही क्या कहलाता है, XT कहलाता है। देखो उसी को हम लोग, उसी XT का नाम क्या कहते हैं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो यहां मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग के दौरान जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास है उन्हीं का कंसंट्रेशन मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, या उन्हीं को हम लोग XT के नाम से बुलाते थे। ऑल क्लियर है भाई, चलो यहां तक बेहतरीन। तो XT, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज XT, इसको XT बोल दिया। XT की यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, वॉल्यूम है लीटर, लीटर मिलीग्राम। अब इसकी यूनिट सब लोग बता रहे हैं पर डे होती है, और बिल्कुल सही बात है, फूड का मिलीग्राम पर डे और इसका मिलीग्राम। तो इसको जनरली लोग सोचते हैं कि इसकी यूनिट नहीं है, नहीं यूनिट होती है। तो मुझे ना F/m रेशियो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना F/m रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इसकी जो डिजाइन जो एस्पेक्ट्स है वो कितना होना चाहिए, तो इसका रेंज जो होना चाहिए, ऑप्टिमम जो रेंज होना चाहिए वो आपके पास 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4 पर डे होना चाहिए, 0.2 से 0.4 पर डे होना चाहिए। ऑल क्लियर। पॉइंट 2 से 0.4 ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी होनी चाहिए पर डे। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा भाई, यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास सेकंड टर्म था F/m रेशियो। तो रिसर्कुलेशन F/m रेशियो को डिसाइड करेगा। F/m रेशियो पूरे ASP के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया क्यों है, क्या आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, बहुत मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे बिल्कुल मैंने आपको ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ाया, ऐसे ही बिल्कुल मैं आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जनरली इतने कम टाइम में आपको कहीं पर भी इसका कंटेंट जल्दी देखने को मिलता नहीं आसान भाषा में। और ASP मैं चाहता नहीं हूं, जब मैं पूरे PHE को आपको लगभग 80-85 घंटे अभी तक पढ़ा चुका हूं प्रॉपर, तो मैं चाहता नहीं हूं कि अब आप यहां से लास्ट टर्म में बिल्कुल आपका मुश्किल 5-6 क्लास में खत्म होने वाला है PHE, तो अब यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएं। यहाँ नहीं गड़बड़ होना है, हम लोग आराम से 90 घंटे के आसपास, 92 घंटे के आसपास खत्म करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है स्लज एज।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है स्लज एज। थर्ड टर्म इज स्लज एज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा सी से, ठीक है। स्लज एज, इसका एक नाम और भी है, वो नाम भी लिख लीजिए, काहे के लिए नाम डिस्टर्ब करे तुमको। मीन सेल रेजिडेंस टाइम, इसका एक नाम और भी है, मीन सेल रेजिडेंस टाइम। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बहुत क्लियर, एक बात बता देता हूं आपको। इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, स्लज एज को पढ़ने से पहले पूरे सिस्टम को आप समझ लीजिए। जब भी कभी आपसे कहा जाए पूरा सिस्टम बताइए, तो आपको ये मान लेना है कि ये पूरा एक सिस्टम है। कौन सा? एरेशन टैंक और एसएसटी एक सिस्टम है, जहां पर कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ चीजें जा रही हैं। मुझे बताओ, अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज सिस्टम, ये है, समझने की बहुत कोशिश करना समझने के लिए। कुछ चीजें अंदर आई, अंदर कुछ चीजें क्या आएंगी अंदर, जैसे सीवेज इन्फ्लुएंट आएगा पीएसटी से, उसका कुछ हिस्सा यहाँ बैठेगा, कुछ यहाँ रहेगा, फिर यहाँ से रिसर्कुलेट होगा और फिर कुछ चीजें चली जाएंगी। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही, कुछ चीजें फिर से वापस आ रही हैं, बार बार ये प्रक्रिया हो रही होगी। एरेशन टैंक में एंट्री हुआ, एसएसटी में हुआ। अब इस सिस्टम से जो मैंने ग्रीन शेडेड किया है, इससे कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, निकल रही। निकलने वाली चीज कौन कौन सी हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। इस जो ग्रीन शेडेड मैंने किया है पोर्शन, इससे बाहर निकलने वाली चीज कौन कौन सी है? क्या रीसर्कुलेशन इससे बाहर निकल रहा है? नहीं भाई, इसी में तो आ रहा है। रीसर्कुलेशन बाहर नहीं जा रहा, रीसर्कुलेशन वापस आ रहा है। बाहर क्या निकल रहा है इससे? एफ्लुएंट और वेस्ट। क्या जितना निकल रहा है उतना फिर से वापस आ जा रहा है? यही सोचने वाली बात है। जितना निकल रहा है क्या उतना फिर से वापस आ जा रहा है? जितना इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को तुम कंजर्व मान लो, जस्ट मान लो मास कंजर्वेशन सिस्टम लगा हुआ है। मास समझते हो? मास कंजर्वेशन मतलब जिसमें मास कांस्टेंट रहे। कुछ टाइम के बाद तुम क्या देखोगे कि इसके अंदर जितनी चीजें एंट्री हो रही हैं, लगभग उतनी चीजें बाहर जा रही हैं, और ये प्रक्रिया लगातार अनवरत चलती जा रही है, अनवरत चलती जा रही, लगातार चलती जा रही है। तो जितने टाइम पीरियड तक इसके अंदर चीजें रहती हैं, वही स्लज एज है। वही क्या है? स्लज एज है। अब आप देखिएगा, अब ये स्लज निकल कहां से रहा है? ये वेस्ट के फॉर्म में, या उससे निकल क्या रहा है? इफ्लुएंट के फॉर्म में। कुछ चीजें इफ्लुएंट के फॉर्म में निकल रही, कुछ चीजें यहां निकले, और जब तक नहीं निकलेंगी तब तक उसमें क्या रहेगा? उसी में आपका ये घूमता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। लिखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखेंगे। इट इज द एवरेज टाइम, बहुत टफ डिफिनेशन यूज नहीं करेंगे। इट इज द एवरेज टाइम फॉर विच बायोमास, बायोमास मतलब, अरे स्लज मतलब बायोमास, और बायोमास का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेज इन द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितनी देर तक या जितने टाइम तक बायोमास या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
स्लज एज कहते हैं। इसको हम लोग थीटा सी से डिनोट करते हैं, भी मैं लिख भी दूंगा। अब जरा वापस से इस डायग्राम को देखो, जरा मुझे बताना, एरेशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायोमास है। हम लोग स्लज को जब सोचते हैं ना तो सेटल्ड सोच लेते हैं। यहां स्लज में कौन काम कर रहा है? बायोमास। आप मुझे बताओ, क्या एरेशन टैंक में हम यहां सेटल नहीं होने देते ना, एयर का, ऑक्सीजन का प्रेशर साथ मिक्सिंग के कारण हम उस स्लज को सस्पेंशन में रखते हैं। हम उस स्लज को सस्पेंशन, हमारे दिमाग में एक बात सेट हो गई है, स्लज का मतलब सस्पेंशन, स्लज का मतलब सेटल्ड नहीं। स्लज का मतलब सी जो नीचे बैठा हुआ होता है वही स्लज नहीं है। हम कभी कोई चीज स्लज है, जब उसको टाइम देंगे तो बैठ जाएगा, और अगर हम उसको बैठने नहीं देंगे तो नहीं बैठेगा, तैरता रहेगा उसी में। तो एरेशन टैंक में भी स्लज है, एसएसटी में भी स्लज मतलब, यहां पर स्लज मतलब बायोमास। क्या ये भी स्लज एक्सआर? दिस इज आल्सो स्लज। तो स्लज हमारे पास लगातार हमको स्लज मिल रहे हैं। तो ये स्लज कितनी देर तक इस सिस्टम में रहता है उसी को स्लज एज कहते हैं। उसी को स्लज एज कहते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसको मैं अगर लिखूं तो थीटा सी अगर मैं डिफाइन करूं, थीटा सी इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एरेशन टैंक। कितनी देर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरेशन टैंक में क्या है? प्रेजेंट है, डिवाइड बाई रेट ऑफ विथड्रॉल बोलिए या रिमूवल भी बोल सकते हैं आप। विथड्रॉल मतलब बाहर जाना, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ, या लीविंग भी बोल सकते हैं, इसको लीविंग शब्द यूज कर सकते हैं। लीविंग मतलब छोड़ के जा रहे हैं सिस्टम को, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से दो ही जगह जा रहे हैं, एक बार एफ्लुएंट के रूप में, एक बार वेस्ट के रूप में। एक बार एफ्लुएंट के रूप में, एक बार वेस्ट के रूप में। दो ही जगह जा रहे हैं, सिस्टम से बाहर दो ही जगह जा रहे हैं। तो अगर मुझे निकालना हो तो फॉर्मूला कैसे निकालूंगा आप देखिएगा। पहले मैं लिखूंगा ये ऊपर वाला, तो ये आपके पास किसकी बात कर, दिस इज नोन एज बायोमास। मुझे जरा कमेंट करके बताओ, क्या ये एम की बात कर रहा है? तो शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं ना यार, इतना बड़ा लिखने क्या मतलब है? क्या हम उसे एम की बात कर लेते हैं? बिल्कुल एम की बात कर लेते। एम इज इक्वल टू हो जाएगा, बताना अभी कुछ देर पहले निकाला था तुमने, क्या एक्सटी इंटू वॉल्यूम होगा? क्या एक्सटी इंटू वॉल्यूम होगा? बिल्कुल होगा। अगला मास ऑफ, या आपके पास अगला हम लिख सकते हैं मास या क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीविंग या विड्रॉल फ्रॉम सिस्टम पर डे लगा दिया, मतलब रेट की बात हो गई, बराबर कितना हो गया? अगर मैं यहां पर लिखूं तो मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड, कहां से निकल रहे हैं? फ्रॉम एफ्लुएंट, प्लस मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड
फ्रॉम फ्रॉम कहां से, फ्रॉम वेस्ट। अब सब कंसंट्रेशन आपको पता है, निकालो भाई। जरा मुझे बताना यहां से कितना निकल रहा है, यहां से कितना निकल रहा है आपके पास। अब पुराना डायग्राम देखना ही पड़ेगा, बिना पुराने डायग्राम के तो होगा नहीं आपसे। यहां से कितना निकल रहा है, क्या QE इंटू एक्सी, QE इंटू एक्सी। और QE है कितना, एफ्लुएंट, जितना डिस्चार्ज आ रहा है उसमें ये वेस्ट घटा दोगे तो QE मिल जाएगा। तो जो QE है, ध्यान देना, वो एक्चुअल में है कितना, वो Q माइनस Q वेस्ट, यही घटा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, QE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं फार्मूला लिख सकते हैं, QE प्लस इंटू एक्सी एफ्लुएंट से निकल रहा है, प्लस वेस्ट में QW इंटू QR, सॉरी QW इंटू QR। कमेंट करके बताइए किसी को समस्या हुआ हो, फार्मूला बना पाने में किसी को समस्या बताइए। तो अगर मैं यहां से यूनिट यहां पर लगाऊं थीटा सी, तो थीटा सी हो जाएगा हमारे पास, थीटा सी हो जाएगा xt इंटू वॉल्यूम था ना, ये xt इंटू वॉल्यूम था। अब मुझे बताइए थीटा सी xt इंटू वॉल्यूम अपान QE अपान इंटू एक्सी प्लस QW इंटू XR XR है भाई, ये सही कर लेना। बताइए, दिस इज द XR। फार्मूला कैसे बन रहा है ये देखिएगा। देखो, आप JEE के पेपर देने जा रहे हो, नो डाउट यहां पर पूछने की संभावना कम है, पूछने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है आप गेट वगैरह भी तैयारी कर रहे हो, मे बी ESC एग्जाम दे रहे हो, मे बी, तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं इसको। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस गेट और ESC के पेपर में ना आए ऐसा लगभग होता ही नहीं है, आना ही आना होता है इसको गेट या ESC में। तो सबसे ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी आपका यहां से होता है। बाकी आपको यहां पर फार्मूला कैसे बन रहा है वो मैंने आपको सिखा दिया है, ये आपको देख लेना है। एक बार देख लीजिए। कोई यूनिट बताएगा, यूनिट देख लो, मिलीग्राम पर लीटर इंटू वॉल्यूम, यानी ऊपर मिलीग्राम मास है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास लीटर पर डे इंटू मिलीग्राम पर लीटर। XT में V मल्टीप्लाई क्यों किया, आप मास निकाल रहे हो गुलशन, आप मास निकाल रहे हो, मास अभी ये कुछ देर पहले पूछना चाहिए था आपको। M देखो, M बराबर XT इंटू V मास, अरे आपको मिलीग्राम ग्राम किलोग्राम चाहिए ना भाई, आपको मिलीग्राम ग्राम या किलोग्राम चाहिए ना, तो जब आप कैसे निकालोगे, पीछे किया तो है इसको, आप वो चीज पूछे जो मैंने पीछे किया, देखिए तो वही चीज किया, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू क्या हो जाता है, निकल आता है, ये दोनों आप निकल आया। यूनिट बताइए क्या होगा,
यूनिट सब लोग सोच के बताएंगे क्या होगा यूनिट। अरे एज है ना, तो एज की यूनिट किस में होगी, डे में ही तो होगा भाई, इसमें सोचना क्या है इतना। एज यानी टाइम, डे में ही होगा, टाइम सेकंड में होगा, मिनट में होगा, आवर्स में होगा, डेज में होगा। इसका जो स्टैंडर्ड रेंज लिया जाता स्लज एज का थीटा सी, वो 0.2 से 0.5 डे आता है, 0.2 से 0.5 डे आता है। तो इस तरीके से हमने स्लज एज भी यहां से क्लियर कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्लज एज क्या है। तो स्लज को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस सिस्टम के अंदर कितना देर रहना है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग स्लज एज या मीन सेल रेजिडेंस टाइम कहते हैं। और ये पूरी कहानी आपको मैंने बता दी है। क्लियर इतना हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ चलते हैं, जहां पर आप लोग फंस जाएंगे, जहां आप लोग बहुत भयंकर फंस जाते हैं और इसका नाम आप लोग क्लियर नहीं हो पाता, जिसका नाम है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये थर्ड टर्म समझ में आ गया भाई, थर्ड टर्म क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। पहले इसको डिफिनीशन नहीं समझेंगे, पहले इसके काम को समझेंगे। ये अगर कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, किसी बार्क वगैरह का, इसरो वगैरह के, कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं और आपको पीएचडी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या आप लोग कभी एमटेक वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आईटीज में एनआईटीज में जब इंटरव्यू वगैरह होता है या कॉलेज में वाइवा वगैरह होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। नंबर 4 टॉपिक है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज मतलब वही है जो पहले भी था, बायोमास, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसबीआई के नाम से बात कर रहे हैं। जरा आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा मुझे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में समझाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जिसे हम लोग एसबीआई कहते हैं, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करूं चीजों को, तो ये होता क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सर वो थोड़ा समझा देते तो बढ़िया रहता। क्या चीजें हैं ये कहता है, इसको देखो, जब भी आप पूछा जाए तो कभी आप इसके फार्मूले, जैसे मैं कभी कभी कोई चीज क्लास पूछता हूं तो लोग तुरंत उसका फार्मूला बता देते हैं। नहीं, आप फार्मूला मत बताया करिए, जो आपके लिए उसका स्टेटमेंट है तो वो बताया करिए। इसका जो डिफिनीशन है बड़ा खतरनाक है, मैं वो डिफिनीशन में भी जा नहीं रहा हूं, मैं डिफिनीशन आपको दिखा दूंगा क्या है डिफिनीशन, लेकिन आप पहले समझने की कोशिश करिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को, तभी आपको इसका डिफिनीशन समझ में क्लियर आएगा, तभी आपको इसका डिफिनीशन क्लियर समझ में आएगा, और ये प्रोसीजर क्या है तभी आप समझ पाएंगे इसके आगे कहानी को। इसमें करते क्या है, जस्ट एग्जांपल, हम 1 लीटर का ग्रेजुएट मार्किंग होती है, 1 लीटर है अगर आपके पास वैल्यू, तो 1 लीटर का आपके पास ये बोतल है, ये बॉटल है 1 लीटर का, और इसमें आपने कुछ इस तरीके से 1 लीटर का आपने बना दिया, इस पर आपकी ये मार्किंग हुई है। मार्किंग हमेशा आपको पता है वॉल्यूम की होती है, ग्रेजुएटेड है, इससे आप इसकी हाइट को देख के, इसको वैल्यू को देखकर बता देंगे कितना इसमें वैल्यू है। बहुत ज्यादा पूछा गया है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बहुत पूछा जाता है। आपके पास क्या था, एक एरेशन टैंक था, दिस इज द एरेशन टैंक, ये एरेशन टैंक आपके पास है, पीछे आपने एरेशन टैंक दिख रखा है। इसके डिफरेंट लोकेशंस पर, कहां पर, डिफरेंट लोकेशन, स्टूडेंट ध्यान देना, डिफरेंट लोकेशन पर मैं एक ही प्रोडक्ट से ये नहीं बता दूंगा कि इसका एसबीआई का मान कितना होगा, मैं ऐसे 4 5 6 पॉइंट 10 पॉइंट ले लूंगा पूरे
एरेशन टैंक से 5-6 लोकेशन में सेलेक्ट कर लूंगा, अलग अलग लोकेशन में सेलेक्ट कर लूंगा, और उन अलग अलग लोकेशन से हर जगह से मैं 1 लीटर स्लज लूंगा, मतलब 1 लीटर में वेस्ट निकाल लूंगा। अब मुझे बताओ इस 1 लीटर में लिक्विड भी रहेगा और आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, बायोमास भी रहेंगे। मुझे वो बायोमास निकालना है, मुझे वो बायोमास की क्वांटिटी क्या करनी है, निकालनी है। अब 1 लीटर को हमने निकाला और 30 मिनट के लिए, कितना, 30 मिनट के लिए इसमें भर दिया। 1 लीटर को निकाला और 30 मिनट के लिए हमने इसको इसमें भर दिया। 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, 30 मिनट, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। जैसे 30 मिनट लिए भर दोगे तो 30 मिनट में, क्योंकि आपने अब कंडीशन कैसी दे दी है, स्टैग्नेंट कंडीशन, यानी शांत कंडीशन। अब मैंने आपको पीछे भी पहली क्लास में बताया था कि जैसे ही मैं शांत कंडीशन दूंगा वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बायोमास सेटल होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो मान लीजिए कि वो सेटल हुए। अब जब सेटल होंगे, आपने सॉइल में हाइड्रोमीटर ही पढ़ रखा होगा, जैसे ही कोई भी चीज में आप अगर छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो आप मुझे बताइए जैसे ही वो सेटल होंगे तो क्या ऊपर का लिक्विड और नीचे के लिक्विड में कलर में डिफरेंस आने लगेगा कि नहीं? कमेंट करके बताओ। जो ऊपर का वेस्ट होगा, जो नीचे का वेस्ट होगा, क्या दोनों के कलर में डिफरेंस आने लगेगा? बिल्कुल आने लगेगा सर। नीचे का जो कलर होगा वो थोड़ा सा डेंस दिखने लगेगा, ये जो होगा, जो नीचे वाला होगा, ये थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, और ये वाला जो रहेगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ज्यादा विजिबिलिटी कहाँ की होगी, ऊपर वाले की होगी, और नीचे वाले की विजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सॉरी नीचे, हाँ बिल्कुल, विजिबिलिटी मतलब मैं आर पार नहीं देख सकता, ज्यादा टर्बिड लगेगा मुझे नीचे वाला, मुझे ज्यादा डेंस दिखेगा, ऊपर वाला मुझे लाइट देखने को मिलेगा, हल्के कलर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये हल्के कलर में देखने को मिलेगा तो आपको सोचना है थोड़ा सा, ये लाइट हो गया, ये डेंस हो गया, ये डार्क, डेंस का मतलब डार्क, और ये लाइट मतलब आपको हल्के रंग में लाइट कलर में देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अब जैसे ये कुछ हुआ, एक ही जगह का आप ले लेंगे, बारी बारी से आप हर लोकेशन के ये करेंगे, और हर लोकेशन का वैल्यू निकालेंगे, उनका एवरेज ले लेते हैं, यही स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है। अब आपने ये डेंस वाले को लिया, 1 लीटर निकाल, इसमें से क्या किया, सिंपल सा क्या किया, 1 लीटर है, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, ये जो है वो 300 ml है, कितना है, और ये लगभग कितना है, 700 ml है। मतलब 300 ml का कलर आपको ज्यादा डार्क दिख रहा है, देख के समझ में आ जाएगा कितने हाइट तक ज्यादा डार्क है, और 700 ml तक आपको लाइट दिखेगा। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, जितना लाइट होगा उसको आप बाहर पानी निकाल देंगे, वो लिक्विड आप बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे बाहर। अब आप जरा ये वाला देखिए, इतना, मुझे बताओ जो डेंस वाला होगा, इस डेंस वाले में लिक्विड भी होगा और साथ में बायोमास या स्लज होंगे, दोनों होंगे ना, बायोमास और लिक्विड दोनों होंगे। मान लीजिए अब मैं इनको इतना ही उठाता हूं, ये 300 ml तक इतना उठाता हूं, और इसको ले जा करके मैं मफल फर्नेस, वात्या भट्टी, मफल फर्नेस, जो भी आप कहें, मैं मफल फर्नेस में इसको मफल फर्नेस में रख देता हूं। जैसे ही मैं मफल फर्नेस में रखूंगा तो मुझे इस बायोमास का क्या ड्राई वेट मिल जाएगा, क्या मुझे इस बायोमास का मुझे ड्राई वेट मिल जाएगा, बोलो, मुझे इस बायोमास का ड्राई वेट मिल जाएगा। अगर मुझे इसका बायोमास का ड्राई वेट मिल जाएगा, ड्राई वेट ऑफ बायोमास मिल जाएगा,
तो मैं इसको मीजर कर लूंगा। अब मान लो, मैं सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूं बात, मान लो ये वैल्यू आपके पास आई 5 ग्राम। कितना आई? 5 ग्राम। तो मुझे बताओ 300 ml या मैं ऐसे बोल दूं, हाँ ठीक है, 300 ml के लिक्विड में मुझे 5 ग्राम ड्राई मास मिला, तो 1 ml में मुझे कितना मिलेगा? तो क्या 5/300 ग्राम? या मैं ऐसे बोल दूं, या थोड़ा सा और अच्छा बोल दूं, 5 ग्राम के लिए मैंने 300 ml की स्पेस लिया है। 5 ग्राम के लिए मैंने 300 ml का स्पेस लिया है, तो पर ग्राम के लिए बताओ मैं कितना स्पेस लूंगा? क्या 60 ml लूंगा? अब ठीक है? अब ठीक है? 5 ग्राम के लिए अगर मैंने 300 ml लिया, तो क्या मैं 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए 60 ml की आवश्यकता होगी? ठीक है, 1 ml के लिए 60 ग्राम की, 1 ग्राम के लिए 60 ml की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसका स्टेटमेंट देखिएगा, अब डिफिनीशन देखिएगा। अब मुझे क्लियर करके बताइएगा क्या आपको डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml। वॉल्यूम किस में लिया जाता है? ml में। ml को ही आप क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं। बाई 1 ग्राम ऑफ, ये सॉलिड जहां सस्पेंडेड लिख लेना भाई, सस्पेंडेड मतलब बायोमास, इन मिक्स्ड लिक्वर, मिक्स्ड लिक्वर में तो आपने निकाला 1 लीटर, व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट। कह रहा है 1 ग्राम सस्पेंडेड सॉलिड के लिए कितना वॉल्यूम मिक्स लिक्वर में कवर हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? 30 मिनट के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? SBI कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज सेटल्ड, जो सेटल हुआ है, डिवाइड बाय मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, तो इसकी यूनिट जो होती है वो ml पर ग्राम में हुआ क्या? इसको दोनों को नोट कर लीजिए। इसको दोनों को आप नोट कर लीजिए। इसको दोनों को आप नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया? यूनिट समझ में आई बात? यूनिट बात समझ में आई आपको? बोलिए। ये रेंज याद रखना, ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज कितना है? 150 से 150 मिलीलीटर पर ग्राम, ये याद रखना। ये बहुत बार एग्जाम हो जाता। अच्छे स्लज के लिए ये आपके पास म्यूनिसिपल सीवेज के लिए इतना अगर है तो बढ़िया है, सब बढ़िया एकदम। लिख लीजिएगा, इट इंडिकेट्स द फिजिकल स्टेट ऑफ स्लज प्रोड्यूस इन बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम। फिजिकल स्टेट ऑफ, ये आपको सब नहीं लिखना है, ये सब बातें हैं। बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ एरेशन सिस्टम, यहां तक अगर आप नोट कर लिया हो तो बताइए एक बार। ये सब आप बना लीजिएगा, बाद में जाएगा तो नोट कर लीजिएगा। अब यहां से एक बात आती है स्टूडेंट हमारे दिमाग में, एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि SBI का आपने रेंज क्यों डिसाइड किया? पहली बात,
50 से 150 ml पर ग्राम, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल स्टेट को। ये सर समझ नहीं आता क्या, बहुत साल से सर पढ़ रहा हूं इसको, ये फिजिकल स्टेट वाली फीलिंग नहीं आती। फिजिकल स्टेट क्या है मुझे क्लियर कर दीजिए एक बार सब लोग, जितने लोग क्लास में हो, कि क्या आपको डिफिनीशन क्लियर हुआ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का? कैसे मीजर करते हैं ये पता चला आपको? तो मीजरमेंट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे हम लोगों ने काम किया वो आप देख सकते हैं, कैसे प्रोसीजर हमने किया, बाद में आप प्रोसीजर नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। अब फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है, यहां से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट दो बातों पे डिपेंड करती है। एक बात होता है फ्लोएबिलिटी, और दूसरी बात है आपके पास सेटेबिलिटी, सेटेलेबिलिटी। कितने अच्छे से सेटल हो रहा है और कितने अच्छे से फ्लो हो रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर वो एरेशन टैंक से जो निकला हुआ लिक्विड है, सोचिए अगर एरेशन टैंक से निकला हुआ लिक्विड अगर यहां सेटल नहीं हो रहा है 1 लीटर स्लज में, 30 मिनट में प्रॉपर स्लज नहीं हो रहा, सेटल नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ आप क्या गारंटी ये दे सकते हो क्या कि वो यहां जाके सेटल हो जाएगा एसएसटी में? बताओ, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि वो जा करके एसएसटी में सेटल हो जाए? आप गारंटी नहीं दे सकते, आप कंफर्म नहीं कह सकते। अगर यहां नहीं सेटल हो रहा तो वहां क्यों सेटल हो जाएगा? अगर यहां नहीं सेटल हो तो वहां सेटल होने की प्रायिकता इसकी अच्छी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो अगर सेटल नहीं हुआ, सोचिए सेटल नहीं हुआ तो रीसर्कुलेशन नहीं हुआ, और रीसर्कुलेशन नहीं हुआ तो फूड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा एएसपी बर्बाद हो जाएगा। एक बात, सेटल नहीं हुआ तो जो एफ्लुएंट यहां निकल रहा होगा उसके साथ सारे बायोमास निकल जाएंगे, तो फायदा क्या रह गया? कोई फायदा नहीं रहा एएसपी कराने का। तो इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए आपको इस चीज को यहां पर ध्यान से समझना है। तो चलिए वापस से हम लोग बात करते हैं, वापस से हम लोग बात करते हैं। तो सेटलेबिलिटी होनी चाहिए। एसबीआई का एक उद्देश्य था कितना अच्छा सेटल करा ले रहा है, एसबीआई कितना अच्छा सेटल करा ले रहा है, यहां से एक बात क्लियर हो जाता है। एक बात और कंफर्म हो जाएगी, फ्लोएबिलिटी कितने अच्छे से फ्लो हो जा रहा है। चलिए, तो ये आपके पास एक फिजिकल स्टेट, क्या दोनों होना आवश्यक है कि नहीं? अब फ्लो एबिलिटी होना कितना आवश्यक है वो समझिएगा, फ्लो एबिलिटी होना कितना आवश्यक है वो समझने की कोशिश करिएगा। अगर मुझे बताओ, अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा स्टूडेंट, तो मुझे बताओ क्या रीसर्कुलेशन प्रोसेस हो पाएगा प्रॉपर? क्या प्रॉपर रीसर्कुलेशन प्रोसेस हो पाएगा? क्योंकि अगर फ्लो अच्छा होगा तो आपने कोई पंप वगैरह यूज करके किया तो आपने ठीक है रीसर्कुलेशन करा ले जाएंगे प्रॉपर। अगर वो बहुत ज्यादा डेंस हुआ, बहुत ज्यादा गाढ़ा हुआ, तो हम रीसर्कुलेशन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि हम रीसर्कुलेशन प्रॉपर करा पाए, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग फ्लो प्रॉपर, फ्लो अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा तो रीसर्कुलेशन अच्छा होगा। अगर फ्लो एबिलिटी अच्छी है तो रीसर्कुलेशन अच्छा होगा, और सेटेबिलिटी अच्छी है तब भी आपको ये एएसपी जो पूरा डिजाइन आप कर रहे हैं ये अच्छा होगा, क्योंकि F/M रेशियो भी क्या होगा? अच्छा होगा। इसीलिए ये दोनों चीजें होना बहुत क्लियर जरूरी है।
बताइए। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चलिए अब मैं कुछ दिखाता हूं आपको, नोट करके दिखा देता हूं। 2 पॉइंट ले लेता हूं नोट, नोट 1, इसी को मैं डिस्कस कर लेता हूं नोट 1 और नोट 2 के नाम से। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो, जस्ट एग्जांपल, ये मान लो मेरे पास सोच के बताना भाई, मान लीजिए डार्कर कलर जो है वो स्पेस ज्यादा कवर कर रहा है और लाइटर कलर कम स्पेस कर रहा है, ये वाला, दिस इज डेंस, दिस इज डार्कर या डेंस, ये डार्क 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 विजिबिलिटी है इसकी और इसकी लाइट विजिबिलिटी है। बताइए इसकी क्या गड़बड़ होगी? इसकी क्या गड़बड़ होगी? इसकी सेटेलिबिलिटी गड़बड़ है या फ्लोएबिलिटी गड़बड़ है? कमेंट करके बताओ, यही 2 टॉपिक बच्चे, खत्म करते हैं इसको। यानी डार्कर ज्यादा है, अब मुझे बताओ इतना तक अगर डार्क दिख रहा है इसका मतलब क्या प्रॉपर पार्टिकल सेटल नहीं हो पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसका सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स खराब है, इसकी जो सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गड़बड़ है, सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी गड़बड़ है, खराब है। और इसका फ्लोएबिलिटी बहुत अच्छा है, फ्लोएबिलिटी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, जितने लोग हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप देखें यहां से दूसरा क्राइटेरिया चलते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसमें पानी बहुत है, मतलब फ्लो खूब करेगा और ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है ये, मतलब ये डेंस कम है, सेटलिंग अच्छे से नहीं हो रहा। अगर मैं यही काम यहां पर करता हूं, यही काम मैं यहां पर करता हूं, मान लीजिए ये दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। अब आप बताइए, अब आप खुद देख के बताइए इसका क्या अच्छा है? डार्क कम है यानी पार्टिकल ज्यादा पास पास है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस होगा तो सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अच्छा होगा। अब फ्लोएबिलिटी क्या होगी इसकी? खराब होगी। दैट्स ऑल। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ना ये 50 से कम हो ना ये 150 से ज्यादा हो, यही इसकी क्या है? फिजिकल स्टेट है, यही इसकी क्या है? फिजिकल स्टेट है, यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आप केस 1 केस 2 दोनों को प्रॉपरली समझ गए हैं, नोट 1 नोट 2 को प्रॉपरली समझ गए हैं। बाद में नोट कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लाइट होगा तो फ्लो अच्छा होना चाहिए,
उसमें लिक्विड ज्यादा होगा। लाइट, एक तरफ आप फ्लोबिलिटी उत्तर भी दे रहे हैं, आपको इससे मतलब होना चाहिए महिमा, आपको इससे मतलब होना चाहिए, नीचे वाले से। ऊपर वाले से क्या मतलब है आपका? भूल गए? मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, आपका इंटरेस्ट कहां होना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट हो, उसमें क्या मतलब है? उस डेंस वाले से, उस लाइट वाले से आपको कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पूरा वॉल्यूम कहां लिया, आप देखो ना, मैंने 5 ग्राम में 300 ml लिया था ना। अगर मुझे ऐसा होता तो 5 ग्राम में 700 ml लेता। मुझे सिर्फ मतलब इससे है, मुझे ड्राई वेट निकालना है, मुझे इससे मतलब, मुझे उससे बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। ऑल क्लियर? चलो, इस तरह से आपने यहां से चीजों को देख लिया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही मतलब टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा समय तो लगता है यार, पढ़ाने में मेहनत है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। एक प्रश्न करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो एसबीआई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसबीआई बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो 1 लीटर, ये आपका ईएससी प्री का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। 1 लीटर ऑफ सीवेज when allowed to settle, when allowed to settle for 30 minutes gives a sludge volume, gives a sludge वॉल्यूम ऑफ 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को ml बोल सकते हैं। इफ द ड्राई वेट, सब प्रोसीजर समझाया इसीलिए, ऑफ दिस स्लज इज 3 ग्राम, देन इट्स एसबीआई। इसका एसबीआई क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो जो आपका डार्क है मुझे उससे मतलब है ना भाई। 30 मिनट, तो स्लज वॉल्यूम, जो स्लज का वॉल्यूम है यानी 27 ml, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ml, देखो 27 ml में सेट हो गया है। 1 लीटर में 27 ml ही जगह घेर रहा है वो। तो आप मुझे बताओ एसबीआई कितना होगा। तो 27 ml और कितना ग्राम में, 3 ग्राम में, तो आप बताइए कितना वैल्यू हो गया, 9 ml पर ग्राम। उत्तर देखिए क्या 9 आ रहा है भाई। मतलब एसबीआई बहुत कम है, एसबीआई बहुत कम है, इसका सीधा सा मतलब है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है लेकिन फ्लोबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स खराब है। बस ठीक है। इस टॉपिक, अब एक एएसपी का आपके पास एक टर्म और भी है, इनको देख लेते हैं। कल हमारा ये बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मुश्किल से ½ एन आवर का आपको ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और बचा हुआ है, हम लोग कल के बाद फाइनल कर देंगे। तो आप लोग एक नया हेडिंग डालेंगे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, सॉरी स्लज बल्किंग। ये स्लज बल्किंग क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी एक हेडिंग बना सकता हूँ। ये है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन एएसपी, एक बहुत बड़ी समस्या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉपर आप एरेशन नहीं करते, जब प्रॉपर आप एरेशन नहीं करते तब ये समस्या डेवलप होती है। एरेशन बताया था मैंने आपको पीछे।
अगर आप प्रॉपर एरेशन नहीं करेंगे, आप प्रॉपर फूड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो प्रॉपर नहीं करेंगे, तो आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। तो स्लज वॉल्यूम में लिखिएगा, स्लज बल्किंग में लिखिएगा, जब स्लज के सेटल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेटलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब स्लज के सेटल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर हो तो उसे स्लज बल्किंग कहते हैं, तो उसे स्लज बल्किंग कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, जब एरेशन टैंक में पर्याप्त एयर सप्लाई ना हो सके, पर्याप्त एयर सप्लाई ना हो सके, तो ऐसी दशा में ऑर्गेनिक मैटर का विघटन दर, डिकम्पोजिशन रेट घट जाएगा और प्रक्रिया एरोबिक से एनरोबिक होने लगेगी, और प्रक्रिया एरोबिक से एनरोबिक होने लगेगी, जिससे पीएच मान कम हो जाएगा, अर्थात सीवेज, पीएच मान कम हो जाएगा, अर्थात सीवेज एसिडिक और सेप्टिक हो जाएगा। जिन लोगों को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख लेंगे, बाकी जो लोग इंग्लिश के लिए उनके पास पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर प्रोसेस एनरोबिक होगा तो पीछे मैंने आपको जब पढ़ाया था ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में कुछ टॉपिक, तो वहां मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखाए थे, अगर आपको याद हो, न्यूट्रिएंट्स याद है आपको? आप ये जो एएसपी है वो एक एरोबिक प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज अ एरोबिक प्रोसेस। अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस है तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स का एडिशन वहां कम करते हैं। याद करिए, एनरोबिक प्रोसेस में मैंने पीछे डिस्कस किया है, वहां यहाँ 100 चाहिए, वहां 500 चाहिए, 500 चाहिए, तो वहां पर ज्यादा मात्रा होती है। अब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, F/M रेशियो कम होगा, स्लज ज्यादा समय आपको वहां लगेगा। भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो का होने का मतलब क्या है? आपको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट, एरेशन टैंक में एनरोबिक प्रोसेस, ये फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब है एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिलामेंटस मतलब एनरोबिक। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? एरेशन टैंक में न्यूट्रिएंट कम होने से F/M रेशियो कम होने से F/M रेशियो कम होने से F/M रेशियो कम होने से स्लज एज अधिक होने से, स्लज एज पीछे बताए सिस्टम में। अब मुझे बताओ, क्या स्लज सिस्टम में ज्यादा देर तक रह जाएंगे? क्या स्लज सिस्टम में ज्यादा देर तक रह जाएंगे? स्लज एज अधिक होने से
स्लज एज अधिक होने से तथा अधिक टेम्परेचर होने से स्लज बल्किंग फिनोमिना घटित होती है। ठीक है, स्लज बल्किंग फिनोमिना घटित होती है। नेक्स्ट लाइन, स्लज बल्किंग को निम्नलिखित विधियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। स्लज बल्किंग को निम्नलिखित विधियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, स्लज एज को रिड्यूसिंग द स्लज एज, तीनों पॉइंट लिख लीजिए। और ये कैसे करते हैं? टू प्रॉपर एरेशन, ठीक है। तो बस इतना सफिशियंट है। आई थिंक यू पीपल एंजॉय एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड बिफोर ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया हो। काफ़ी लंबा हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बहुत लंबी सब्जेक्ट चला, काफ़ी टाइम चला, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद है कि इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो हम एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। प्रॉपर एरेशन से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ा देंगे, स्लज कम टाइम तक रहेगा। क्लोरीन मिला दें इसको कंट्रोल करने के लिए, या न्यूट्रिएंट्स मिला दें। ठीक है, न्यूट्रिएंट मिला देंगे तो प्रॉपर रेट से डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। एक क्लास ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का और बचा है, कल हम डिस्कस करेंगे। कल बहुत छोटी सी क्लास होगी, हम लोग कल बिल्कुल खत्म कर रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट एएसपी। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। ठीक है, चलिए यहीं पर 2 पार्ट में मैंने आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ाया। काफी थोड़ा लंबा वीडियो गया, 1.25 घंटे चला गया, 1 घंटे 25 मिनट, लेकिन बेहतरीन लगा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज पूरी तरीके से खत्म करेंगे। एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा एएसपी को। बाकी अब आपका 5-6 घंटे में ट्रीट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग समाप्त करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।